woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. पर्दे के हवाले से उस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप वजीर आजम से नहीं, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। 250 बच्चों की फिल्में अगर किसी ब्लैक नेट पे चली गई तो वो कोई और नहीं थे, उसकी सरपरस्ती करने वाले नून लीग के अपने MNA साहब थे। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकता कि वो कानून आप पास कर रहे हैं वो आईनी है या गैर आईनी। अगर किसी को लगता है कि उसे सियासत करनी है, उनको फिर चाहिए अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। ये जो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड आपके एडवाइजर्स हैं, जनाब PM साहब को मिस गाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है, हम बातें गरीबों की करते हैं। आज तक मुझे बताएं किसी ने किसी गरीब के लिए कुछ किया है? इस बजट में ये जो अभी आज बजट आया है इसमें कोई इंस्टेंट रिलीफ है गरीब के लिए? कतई तौर पे कोई नहीं। हमने कब्रों में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, अपनी जन्नत कमाएं, गरीबों के लिए कुछ कर लें, ये तकरीरें मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM। मैं हूं तारिक महमूद। फवाद चौधरी साहब की इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एतराज़ात थे वो आपने सुने, लेकिन जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू के मंदरजात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और जो सियासी ज़ोमा हैं उनके दरमियान भी मौजूद बहस बने हुए हैं। इमरान खान साहब की जो बात थी जिसमें उन्होंने रेप के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़वातीन के जो नाज़ेबा लिबास हैं उसके नतीजे में जो ख़राबियाँ पैदा होती है, जिसकी जानिब उन्होंने निशानदेही की थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली हैं वो उसके दिफा में आई। अपोजिशन का मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब ने ये बयानात दे के दर हकीकत उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जो इस किस्म के घिनौने फेल के अंदर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन घिनौने फेल के मुर्तकिब होते हैं। साथ साथ जो दूसरा मामला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस पर फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये वो है, इसका पस मंज़र ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो एतराज़ात किए थे और उसमें से बाज़ चीज़ों को आइन से मुतसादिम करार दिया था। आज फवाद चौधरी साहब कहते थे कि जी अगर किसी ने सियासत करनी है तो वो अपनी सियासी जमात बनाए और इंतखाबात में हिस्सा ले ले। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ भी और इलेक्शन का जो प्रोसेस है यानी पाकिस्तान के अंदर वजह तनाज़ा है, उसके ऊपर बहस हो रही है, बहुत सारे एतराज़ात हैं। दूसरी जानिब 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं और आज तक उस बहस से हम नहीं निकले कि वो शफाफ हैं या नहीं। अब 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। उस हवाले से भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके शदीद तरीन एतराज़ात सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये वही तारीख दोहराई जा रही है जो 25 जुलाई 2018 को दोहराई गई और जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर की गई। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी इसी किस्म की बातें की जब आज़ाद कश्मीर के दौरे पे थे। तो आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन रिप्ले हो रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में विफाकी वज़रा यानी अली अमीन गंडापुर साहब, उस वक्त जो वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी साहब, मुराद सईद साहब, आपने देखा कि वो किस तरीके से एक्टिव थे, जलसे कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि नोट दो, वोट दो और फिर नोट ले लो, तरक्याती स्कीमों के ऐलान किए गए और अपोजिशन एतराज़ करती रही कि ये इलेक्शन हाईजैक किए जा रहे हैं। वही बातें अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं जिसका इशारा शाहिद खाकान साहब ने भी किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी, पीपल्स पार्टी भी, कि हमारे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया जा रहा है इंतखाबात से कबल। साथ साथ जो है वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी सारी बातें हो रही हैं। जो टिकट हैं वो पैसे लेके देने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। साथ साथ जो है जो उनके अपने उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास साहब और जो दूसरे लोग हैं वो एक सरजंग जारी है। बहुत सारी मुबैना ऑडियो कॉल्स जो हैं वो लीक हो रही हैं और वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। कुछ जो चीज़ें हैं उसकी झलक आपको दिखवाते हैं। इल्जाम लगाया भाई, तरीके से बात करो, ओके? यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं पार्टी के लोग, क्या ये बात दुरुस्त है? कौन लगा रहा है? पार्टी के लोग लगा रहे हैं, आपके आज़ाद कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं। मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, मैं 2 टके के लोगों के इल्जाम के जवाब दे सकता हूँ, अपना काम करेंगे।
मुझे पूरी पार्टी जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं क्या हूँ और मैं पीटीआई में कितनी कुर्बानियां मैंने की है। मैं लानत फेंकता हूँ 2 टके के लोगों पर, उनके इल्जाम के ऊपर। तो ये जो अतीक साहब हैं, इनका वोट बैंक तो कम है मांग से, तो इनको कैसे आप जारी कर रहे हैं? तो भाईजान मुझे नहीं पता, मुझे पार्टी वालों के बाद आज की जो बातचीत हुई है उसमें वो कह रहे हैं ठीक एडवोकेट इज बेटर, शहर को मुल्क को मिल जाए। पता नहीं किसको देख, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, पार्लिमानी बोर्ड को मैं हेड भी नहीं कर रहा। वो लड़का मेरे साथ बहस कर रहा था अतीक के ऊपर, मैंने कहा भाई पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो अतीक बेहतर है एडवोकेट, और मैंने कहा है बात, वो मुझे द्वारा पार्टी की तरफ से रिपोर्ट आई हुई है। बिल्कुल ठीक है अमीन साहब। सर मैं तुहानू दसा खुदा पाक दी कसम है 12 सीटां जो 11 सीटां साडियां सर। अच्छा 11 सीटां साडियां एक इंसान दे पुत्तर होण किसी नूं सही इंसानां ने सीटां देण 12 जो 11 सीटां सी जितदा 6 सीटां सी पहले ही हार गए आज जी 6 सीटां हार जाएंगे, 6 सीटां नहीं हार गए हार गए, बिल्कुल सही है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ की तो मिल गई है ना, उसनू आसम ਨੂੰ तो मिल गई है ना। ये इस तरह की बहुत सारी जो ऑडियो कॉल्स हैं वो अब सोशल मीडिया की ज़िनत बनी हुई हैं। साथ साथ जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनके हवाले से भी अपोजिशन एतराज़ कर रही है कि शेख रशीद अहमद साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पूरी तरह से फ़ाल हैं। वो जो रावलपिंडी का हलका है वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के अवामी मुस्लिम लीग के एक साहब थे जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दे दिया गया और उसके लिए शेख रशीद साहब नशिस्त जितवाने के लिए तगोदो में मसरूफ़ हैं। हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें 2 तरफ़ा महाज का सामना है। एक महाज वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विफाकी वज़रा हैं बकौल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कि उन्होंने यरगार कर रखी है, और दूसरी तरफ जो सिटिंग गवर्नमेंट है यानी राजा फारूक हैदर साहब की जो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा है, जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, वो अपने अपने हलकों के अंदर फ़ाल हैं, वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मंजरनामा है 25 जुलाई 2021 के इंतखाबात का। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर ये इंतखाबात भी मुतनाज़ा होते हैं आज़ाद कश्मीर के, तो फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो हमारी जगहसाई होगी और जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर के साथ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उसका कि जी वहाँ पे जब चीज़ें होती हैं तो हम एतराज़ करते हैं, तो अगर ये आज़ाद कश्मीर फिर हालिया दिनों में जो उसकी हसासियत, उस सेंसिटिविटी के तनाजुर में इस बात के हालात मुतकाज़ी हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराया जाए, वहाँ पर मुदाखलत से पाक इलेक्शन हो, ना मौजूदा जो सिटिंग गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की उनकी मुदाखलत हो, ना पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की मुदाखलत हो। ऐसे इलेक्शन हो कि जो एक्चुअल में जो आवाम का मैंडेट है उसकी मुंतखब हुकूमत आए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक और बदकिस्मती की जानिब हमारा कदम होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर ससी पलीजो साहबा। रियाज फतियाना साहब, ये इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों सींग अड़ा लिए हैं? होना तो ये चाहिए था आपको और अपोजिशन को मिलकर इलेक्शन कमीशन को मजबूत करते, लेकिन अब ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के सामने बतौर हरीफ खड़े हुए हैं। आज फवाद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस बात की अक्कासी थी। तारक महमूद साहब, शुक्रिया ससी पलीजो और कामरान मुर्तज़ा साहब को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोनों अपनी जमातों के बड़े अच्छे समझदार सियासतदान हैं। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है किसी का भी, और इलेक्शन कमीशन तो अभी कुछ अर्सा पहले पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपोजिशन से मिलकर बनाया है। छोटे छोटे मामलात के इख्तलाफात होते रहते हैं, इलेक्शन एक्ट पर कुछ इतराज़ात हो सकते हैं, कुछ ज़मीनी इलेक्शन के अंदर हुकूमत समझती है कुछ जगहों पे उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो मेरा ख्याल है वो कोई ऐसे कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं है। इन मामलात को हम सुलझा लेंगे और सुलझ जाएंगे। तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो एतराज़ात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किए हैं, वो आप दुरुस्त समझते हैं कि ठीक है जी, उन्होंने ठीक कहा है, उन्होंने कहा बात चीज़ें आइन से मुतसादिम हैं इसमें? देखें, पार्लियामेंट को अख्तियार है कानून साजी का भी, आइन में तरमीम का भी। अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है तो पाकिस्तान का एक महज़ब इदारा है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो बैठ कर बात की जा सकती है। हमारी लीगल टीम भी मौजूद है और वो भी इसको देख लेगी, तो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है।
جو ان کی باتیں جائز ہوں گی الیکشن کمیشن کی بالکل حکومت ان کو مانے گی, جو ہماری ہوں گی وہ مانیں گے. تو ہمارا ایشو یہ مقصد یہ ہے کہ عوام کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن دیے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ 25 جولائی 2018 کو بھی بڑا فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. اگر ماضی کی حکومتوں کی طرح دھاندلی ہوتی تو آج ہم بھی 2/3 میجورٹی لے کر بیٹھے ہوتے. تو یہ تو سنگل پارٹی میجورٹی بھی نہیں بنا سکی ہماری حکومت, چونکہ فری الیکشن ہوا ہے, فیئر الیکشن ہوا ہے اور مخلوط حکومت ہے. تو اسی طرح آپ نے ابھی گلگت بلتستان کی بات کی تو وہاں بھی بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے, وہ بھی مخلوط حکومت وہاں پہ ہے. اور جو 25 جولائی کا ویسے بھی ہنسا بڑا فیوریبل ہے پی ٹی آئی کے لیے یقینی طور پر آزاد کشمیر میں. اور پھر روایت دیکھیں ماضی میں کہ جب بھی وفاقی حکومت نے الیکشن کروایا ہے, آپ پچھلے 70-75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تو آزاد کشمیر میں ہمیشہ پرو فیڈرل گورنمنٹ حکومت بنی ہے. ایک روایت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے مسائل آسانی سے بہتر حل ہو سکتے ہیں اگر وفاقی حکومت کی جماعت کو ہی یہاں ووٹ دیا جائے. اور یہ پرانی یہ جب دیکھ لیں نون کی حکومت اوپر تھی, نیچے پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں بھی آ گئی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ٹرینڈ ہے جس کی بنا پہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اگلی حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. ہم اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے اور باقی جماعتوں سے بھی. تو کوئی اس پہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. ٹھیک. کامران صاحب, یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ فواد چودھری صاحب کی آج کی گفتگو آپ نے دیکھی. فتیارہ صاحب کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, لیگل معاملات ہیں, اور اتنے ٹرانسپیرنٹ تھے 25 جولائی والے کہ ہم سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے. نہیں, وہ ان کا قصور نہیں تھا, وہ ان کا قصور تھا جو کوئی کسی کو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لینے دیتے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی کسی کو نہ ملے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے, اور جب کنٹرول سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو وہ 4-5 ووٹ اس سے ادھر ہو جائیں اور پھر معاملہ جو ہے نا وہ تاس ناس کر دیا جائے, جیسے آپ یہ اپریہینڈ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. ہم کو مطلب صرف یہ نہیں کہ جولائی والے انتخابات سے گلا, اس سے پہلے والے انتخابات سے بھی ہر وقت جو ہے نا وہ ہینگ پارلیمنٹ کا یہ جو کانسیپٹ آ گیا ہے یہ اس ملک میں, اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک تھیوری ہے. وہ تھیوری یہ ہے کہ کوئی ایبسولوٹ پاور کسی کے پاس نہ ہے. یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کا وجود ہو یا ایسی پارٹی حکومت میں ہو جو کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لے سکے. یہ بات ان کی فیور میں بھی جاتی ہے, یہ ان سے پہلے والوں کی فیور میں بھی جاتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے 2/3 میجورٹی والے بھی ناکام ہوئے. بہرحال یہ ہماری ایک ماضی ہے اور ہم کو اس ماضی سے نکلنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم کو ترقی کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے, اور وہ انگریزی والا سفر نہیں, یہ اردو والا سفر کرنا ہے. تو یہ جو اب معاملہ ہے الیکشن کمیشن اور حکومت اور اپوزیشن کا, یہ کیا ہے کامران صاحب, ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. اس کے اوپر بات ہو بھی سکتی ہے اور بات ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. فواد ہمارا دوست ہے مگر وہ ہم کہیں سین لڑا کے بیٹھ جاتا ہے, ریلیونٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات. مطلب ہر ایک کے ساتھ لڑائی سے تو معاملہ طے نہیں ہوتا. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی بات بھی سننی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹ ہوا ہے, ڈان میں بھی رپورٹ ہوا ہے, جنگ میں بھی رپورٹ ہوا ہے. کوئی 13 پوائنٹس جو ہے نا انہوں نے الیکشن کمیشن نے دیے, اور اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر سے آ رہے ہیں. ہمارا اپنا بھی کنسرن ہے. میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک کمیٹی چینج کروائی. میرے پاس ایک کمیٹی تھی جس کمیٹی کو یہ بل ریفر ہوا ہے, وہ اس میں نہیں تھا, تو میں نے وہ مولوی فیض محمد صاحب کو کہا کہ آپ وہ جوائن کر لیجئے, میں اس میں آ جاتا ہوں تاکہ میں اپنا کچھ اس میں وہ کر سکوں. تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے یہ ملک کے لیے, یہ قوم کے لیے, جو چیزیں ملک اور قوم کے لیے وہ پارٹی سے اوپر. سچی صاحب, یہ آپ کو ڈیڈ لاک کہاں نظر آتا ہے اس پوری صورتحال میں؟ انتخابی اصلاحات فتیانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, نون لیگ بھی کہتی ہے, کامران صاحب بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, تو ڈیڈ لاک ہے کہاں؟ یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ حافظ صاحب سب کو سلام. دیکھیں یہ آئینی باڈی ہے الیکشن کمیشن, اور پارلیمنٹ کی بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے رولس آف پروسیجر میں سب کچھ ہے, لیکن جب ہم آئین کے مطابق بات کرتے ہیں تو وہ تعین بھی اسی حوالے سے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے یا الیکشن کمیشن کی کوئی اپنے گھریلو جھگڑے, یہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اعتراضاتی خط لکھا, خط مطلب کہ اس حوالے سے جو پروسیس ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے, تو وہ جو کمیٹی میں وہ بیٹھے تو انہوں نے نہ اس کو ڈسکس کیا نہ الیکشن کمیشن کو بلایا. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن کمیشن کا معاملہ آتا ہے
क्योंकि मैंने ये कमेटी चलाई हुई है आपके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ ओवरसीज पर मैं बहुत सारी चीज़ें बता भी चुकी हूँ। जो कभी सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्टिव देते थे, इंस्ट्रक्शंस आती थी वहाँ से, कभी पार्लियामेंट से। तो जब भी होता था हम इलेक्शन कमीशन को बुलाते थे, इलेक्शन कमीशन आकर और बाकी सारी पार्टीज जो मेंबर्स होते थे वो उसमें फिर वो रिपोर्ट हम आगे करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पहले ही जो है उनके एतराज़ात ये रहे हैं कि ओवरसीज की बात हो या दूसरे हवालों से रिपोर्ट्स ले ही पार्लियामेंट में नहीं होती, और ये मेरी भी सबसे एज अ चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री कमेटी की थी कि मेरी रिकमेंडेशंस के बावजूद, कमेटी की रिकमेंडेशन के बावजूद पायलट प्रोजेक्ट हो अगर ओवरसीज का या दूसरे जिनमें इतनी सारी खामियां, इतने सीरियस किस्म के डेंजर्स के भाई हैकिंग हो सकती है, सिक्योर नहीं है सिस्टम, बहुत सारे एहसास नोयत की बातें इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट ही वो ले पीटीआई नहीं करती थी। अब यहाँ जो है आपके तकरीबन मेरे एक अंदाजे के मूजब मेरे ख्याल में जो 70+ या इतनी कोई, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें जो है उसमें तकरीबन 30+ या 40 के करीब जो है वो आर्टिकल्स जो है वो डायरेक्ट तफादुल में है आइन के। वोटर रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, और अलग से भी जो ये है आपकी आई वोटिंग के हवाले से दूसरी चीजें। ऐसा नहीं होता कि बस आपकी ख्वाहिश के मूजिब चीजें हो जाएं। ये जिनी वाली चीज नहीं है कि कोई जिन आ गया और आपने कह दिया, या इलेक्शन कमीशन किसी के अब्बा के घर का, वो नहीं है। ये एक आईनी इदारा है, वहाँ रूल्स के मूजिब चलना पड़ेगा, वहाँ एक प्रोसीजर के तहत, एक प्रोसेस के तहत चलना पड़ेगा यहाँ। और ये इस किस्म की लेजिस्लेशन रोज नहीं होती। अगर बुनियादी तब्दीली की हम बात करते हैं या कुछ चीज़ों में अहम तब्दीली की, जहाँ आइन और ये सारे आ जाते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, तो उसमें सबको साथ बिठाना पड़ता है और एक डिस्कोर्स में जाना पड़ता है, और संजीदा मामला है, बिल्कुल बहुत संजीदा। ठीक है, यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं और जो तनाज़ा है इसके ऊपर अगले हिस्से में भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज फतियाना साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा मेरे मेहमान हैं। फतियाना साहब, अब अपोजिशन ने अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है जिस पे आज फवाद साहब ने कहा है कि हम उसमें नहीं बैठेंगे। ये इलेक्शन कमीशन, पीडीएम का डिमांड ये थी कि इलेक्शन कमीशन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले जिसमें सब लोग इकट्ठे हों और इंतखाबी इस्लाहात हों। को बड़ा पन का या बड़े दिल का मुजाहरा हुकूमत को करना चाहिए, को प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि ये जो अगर पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले पे तो वो पॉलिटिक्स ना हो। हल क्या है आपकी नज़र में, कैसे होगा ये मसला? देखें, इलेक्शन कमीशन अगर तमाम पार्टीज को बुलाएगा तो हुकूमत बिल्कुल उस इजलास में, मीटिंग में शरीक होगी। अगर अपोजिशन उस इजलास को बुलाती है तो पीडीएम के सरबराह तो वो हैं जो खुद कौमी असम्बली में नहीं हैं, तो हम फिर चाहेंगे कि फिर पार्लियामेंट फैसला करे, ना कि ऐसी सियासी जमातें या ऐसी क़यादत जो असम्बलियों में नहीं है। और तीसरा ये कि हुकूमत ने एक ड्राफ्ट बनाया है, वो असम्बली में पेश किया है, उस पर मेरा ख्याल वो बुनियादी दस्तावेज होनी चाहिए, उस पर बैठ के बात करनी चाहिए। आपको मालूम है जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उससे ज़्यादा गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं बाहर बैठे हुए वो हमें फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, वो ना भेजें तो हम कब के दिवालिया हो चुके हो। हमने अगर उनको वोट का हक दिया है तो कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया, वोट उनका हक है, वो दे सकते हैं, क्योंकि डुअल नेशनलिटी उनके पास है और वो कॉमनवेल्थ कंट्री के तहत इजाज़त है, कॉमनवेल्थ के तहत। और दूसरा ये कि अगर हम बायोमेट्रिक मशीन की बात करते हैं, दुनिया जहान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इंतखाबात बेहतर हो सकते हैं, इसमें किसी को शक व शाबा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बल्कि मशकूक कर रहा है अपोजिशन की मुखालफत कि शायद उनके कुछ और इरादे हैं और जो जिस बिना पे वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को पसंदीदा निगाह से नहीं देख रहे। तो कहना वो कहते हैं आपके इरादे और हैं। पिछली दफ़ा इरादा आरटीएस ने पूरा किया, इस बार इरादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरा करेगी। देखिए, वहम का इलाज तो हकीम अफलातून के पास भी नहीं था। अब चूँकि असल में दिन ब दिन हुकूमती इक़दामात की बिना पर अपोजिशन को महसूस हो रहा है कि 2023 का इलेक्शन मौजूदा हुकूमत जीतने जा रही है। ये वो खौफ है, वो ख़तरा है जिनकी नाकस कारकर्दगी रही अपोजिशन की, और हुकूमत की इक़दामात जो एहसास प्रोग्राम, और आपने देखा कर्ज़ों की फराहमी, और बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ 40 से ज़्यादा इक़दामात बनते हैं जो हुकूमत अब तक कर चुकी है, कर रही है, करने वाली है।
تو اسے اب دیکھیں اکنامک گروتھ میں اضافہ ہوا ہے، دنیا میں دھڑن تختہ ہو گیا ہے، کووڈ سے ہم 4% پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گروتھ ریٹ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی متقاضی ہیں جس سے اپوزیشن خوف زدہ ہے کہ 2023 کے الیکشن میں پہلے سے بھی کم ووٹ ان کو پڑیں گے. میرا خیال ہے انہیں مکافات عمل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور خیبر پختونخوا میں بھی کہا جاتا تھا کہ کوئی حکومت سیکنڈ ٹائم نہیں آتی، لیکن ہماری اچھی کارکردگی کی بنا پہ 2/3 میجورٹی لے کر ہم وہاں پہ آئے ہیں. مجھے پوری یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ 2021 کے بعد 2023 بھی 22 بھی آنے والا ہے. اگلے سال اور بھی سے بہتر ڈیولپمنٹ بھی بہت بڑے پیکج آ رہے ہیں عوام کی معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے. ویسے بھی ہم 134 نمبر پر دنیا میں ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے 189 ملکوں میں ایجنڈا میں. ہمیں میکسیمم ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم یہ ٹارگٹس حاصل کر سکیں، عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکیں، عوام کو خوشحالی دے سکیں، عوام کو عدل اور انصاف دے سکیں، عوام کی بنیادی ضروریات زندگی اور ڈیولپمنٹ کے ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو پورا کر سکیں. اس میں دو رائے نہیں ہے. ٹیکس نیٹ ہم نے بہتر کیا ہے. ہم تو کشکول لے کر دنیا کے پاس بھی نہیں جا رہے، ہم تو اپنے ریسورسز کو بڑھا رہے ہیں، ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن کو بڑھا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک سے قرض لینے بھی ہم نے بند کر دیے. یہ وہ ساری انڈیکیٹرز ہیں جو نشاندہی اشارے کر رہے ہیں. اسی لیے اپوزیشن اب انتخابات سے بھاگنا چاہ رہی ہے. کامران صاحب وہ کہتے ہیں یہ خوف ہے آپ کو، آپ کے یہ انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف 2023 میں زیادہ اکثریت سے جیت جائے گی. اس خوف کی وجہ سے آپ رکاوٹ ہیں انتخابی اصلاحات؟ میں کسی پارٹی کا ممبر ہونے سے پہلے ایک پاکستانی ہوں، اور اگر کوئی چیز پاکستان کے مفاد میں ہوگی تو یقیناً ہم اس میں پارٹی سے ہٹ کے بھی آگے چلیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. اگر یہ بہت اچھی چیز ہوتی تو دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ ہم تو بہت پیچھے آتے ہیں نا، پتہ نہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت اچھی چیز ہوا کرتی تو اب تک دنیا میں تمام ملکوں میں جو ہے نا یہ AVM جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے. یہ اس کو جو ہے نا جنہوں نے شروع کیا تھا وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ RTS اچانک بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اتنی چیزیں لنکڈ ہیں کہ اس کو اگر وہ کہا جائے وہ اپنی بدنامی ہوتی ہے. اپنا دامن اٹھاتے ہیں تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے. یعنی اس ملک کا پیٹ ننگا ہوتا ہے، اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اس ملک کی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ حرکتیں ہوتی ہیں. آپ کے یہاں انٹیریئر میں جو ہے اتنا اس طرح سے الیکشن کنٹرول کیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اس کو جو ہے نا جواب اس کو نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد آپ انٹیریئر کے ریکارڈ پہ چلے جائیے. انٹیریئر کا جتنا ریکارڈ ہے، میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں، تو اس میں کہیں پہ بھی ریکارڈ جو ہے نا وہ سلامت نہیں رہا الیکشن کے دن کے بعد. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ابھی تک 3 سال ہوئے نا، 3 سال میں اب تک وہ پرزرو ہونا چاہیے. اور کہیں پہ ڈسٹرائے ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ کہیں پہ بھی اس کو ٹوکن کے طور پہ اٹھا لیجیے کہ کسی ایک شہر کا کسی کانسٹیٹوئنسی کا ریکارڈ اٹھاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں. اگر آپ قومی کا ریکارڈ مانگیں گے قومی اسمبلی کے الیکشن کا، اس میں صوبائی اسمبلی کی چیزیں نہیں ہوں گی. یہ سارا جو مینول میں ہم نے اس طرح سے کیا اور RTS کے ساتھ ڈیل کیا، اس کے بعد جو ہم AVM کے ساتھ کریں گے، AVM میں صرف وہ سافٹ ویئر بدلی کرنا ہے. اور یہ پھر AVM اگر یہ مشینیں رکھی ہوں گی باہر، ملک سے باہر رکھی ہوں گی، آپ کی ایمبیسیز میں ہوں گی، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ہم وہ دیں گے، وہ ادھر سے لا کے اس کو اسٹیبلش کون کرے گا دھاندلی کو؟ صاحب جو ہے وہ جو قانون سے متعلق ہے. آج تک کوئی ایسا کیس صرف جو ہے جس میں دھاندلی کا وہ جی اس کمیٹی کو بھی چیئر کرتے ہیں، تو وہ دھاندلی سے متعلق کیس اسٹیبلش کرنا کسی ٹریبونل میں ایویڈنس کے ساتھ بھی وہ تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ ایویڈنس ہی ساری ملک سے باہر ہوگی، اس کے بعد کون اسٹیبلش کرے گا؟ اچھا ایک اور چیز سن لیجیے. ایک شخص جو ہے نا جو آدمی الیکشن لڑتا ہے، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پاکستانی اس کو ووٹ کر دینا، کسی کی ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں جو الیکشن لڑ نہیں سکتا وہ الیکشن ووٹ کر سکتا ہے. تو ان کنٹراڈکشنز کو بند کریں. اب وہ صرف جو ہے نا 1 کروڑ ووٹ تقریباً ملک سے باہر ہے. 1 کروڑ کو جو ہے نا مختلف جگہ میں 19-20 کی جگہ پہ جب پلس مائنس کریں گے، رزلٹ پھر چینج ہو جائے گا، پھر اگلے 5 سال تک ہوتے رہیں گے. تو ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پاکستان کا مفاد سوچتے ہیں، ایک فیئر الیکشن کرواتے ہیں. اس کو آپ نے کرنا ہے نا AVM کو جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ شروع کریے، لوگوں کا اعتبار بن جائے گا. ٹھیک. یہ میں سسی پریجو صاحبہ کی طرف جاؤں گا. اس سے پہلے ریاض صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے جو کامران صاحب نے بات کی؟ آپ کیونکہ کمیٹی لاء کمیٹی بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟
एविडेंस ही बाहर होंगे, ये तो एक नया धांधली का जो है ना रास्ता खुला हुआ होगा, 1 करोड़ वोट होंगे और ये एस्टेब्लिश होगी धांधली। जी मेरा ख्याल है, मैं वैसे पसंद करता हूँ कामरान मुर्जा साहब माशाल्लाह पाकिस्तान बार काउंसिल के भी बहुत बड़े जिम्मेदार अहदेदार रहे हैं, अभी मेंबर हैं और कानूनदान हैं। जी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, इस बार एसोसिएशन के सदर हैं और बहुत कदावर शख्सियत है। मैं ज़ात तौर पर इनको पसंद करता हूँ और इनकी अहलिया मोहतरमा जो हैं वो हमारी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, हमारी बहन है बहुत, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बहुत तैयारी करके हमारी मीटिंग में आती हैं। गुजारिश ये है कि नेक नीति के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, इश्कों को शुबहात को छोड़ना है, कौम में जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, सियासी जमातों को मजबूत करना है, यहाँ पे अच्छी रवायात कायम करनी है, अच्छाई बुराई में तमीज़ रखनी है, कौम को हमने एक मुस्तहकम जमहूरियत देनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें एतमाद करना होगा एक दूसरे पे। कोई बैरूनी ताकत तो पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं करवाने जा रही है, पहले भी इलेक्शन होते आए हैं, बहुत सारी खराबियाँ, कमज़ोरियाँ, नाकामियाँ रही हैं। हम चाहते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच गई, हम भाई फरसुदा और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो ना फतियाना साहब, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो। बेफिक्र है, मैं गारंटी देता हूँ कामरान मुर्जा भाई आपको कि अगर कोई धांधली हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। सती साहबा फतियाना साहब कह रहे हैं धांधली हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो फतियाना साहब की गारंटी कबूल है सती फलीसी साहब आपको? देखिए, एक हल्के के एक मखसूस एरिया के एसएचओ की भी उस दिन इलेक्शन वाले दिन कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये जो है आपके मैं मिसाल दूं, लेकिन फतियाना साहब ने और कामरान साहब ने भी एक अच्छी कम से कम जो है वो अपने अपने तरीके से सजेशन दिए। फतियाना साहब ने कहा है कि अच्छी रवायत कायम या लेकर आनी चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहिए, अच्छी बात है ये, लेकिन इसकी लवाजमात क्या है? मैं मिसाल देती हूँ, टेक्नोलॉजी की बात आई, अब इतना टाइम नहीं है मुख्तसरन कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिससे अभी पीटीआई डरकर जो है एहसास प्रोग्राम नाम रख दिया है, वहाँ आपकी जब थंब वेरिफिकेशन के लिए जो गाँव गोठों में खवातीन को वो लाते हैं ना मशीन के पास, तो एक दफा वो थंब वो वेरीफाई नहीं करती मशीन, 10 दफा वो करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है अम्मा ये चीज है ये कर। अब इलेक्शन वाले दिन आप थोड़ा सा कैन यू इमेजिन, जहाँ प्री पोल रिगिंग हो, जहाँ पोलिंग डे पर इतना कुछ होता रहा है, और ये तकाई एक सिस्टम है, इसको जरूर पाकिस्तान के लोग हम सब मिलकर जरूर बदलेंगे इंशाल्लाह। बेहतर हुआ भी है, बेहतर करेंगे भी, करेंगे। जमहूरियत की पटड़ी है, लेकिन बात यह है कि जाती किसी की वो नहीं है, अनाद है। मैंने देखा है प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री, देखिए पार्लियामेंट में बैठकर सब लोगों को बिठा कर कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ने में कोई भी उसमें खराबी नहीं, बल्कि यही रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस लेकर आप एक आंख दिखाएंगे, पीटीआई कहेगी कि नहीं बच्चों की तरह, और जिद्दी एक अनापरस्ती, एक वो ईगो वाली चीज छोड़नी पड़ेगी, जिद वाली चीज छोड़नी पड़ी, पाकिस्तान के इदारों के साथ खेलना नहीं पड़ेगा, खेलना नहीं चाहिए। उसमें जो है पार्लियामेंट में बैठकर फिर ओवरसीज के हवाले से, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ड्यूअल नेशनलिटी वाले कामरान साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की, मैं भी इससे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगी कि वहाँ बड़े देखिए पाकिस्तान की आप जब इस्तेकाम के लिए बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, कहते हैं आप लोगों को कि भाई आपको कि नहीं पता, हमें पता है कि ये चीज इस तरह थी और ये मुश्किल ये पैदा कर सकती थी। तो ये तो आखिर देखिए एक चीज है कि आप तस्वीर में लेकर सामने, वहाँ 10 लोग अच्छे होंगे, हमारे 10 लोग बहकावे में भी वहाँ आ सकते हैं बाहर के, वहाँ जो है, और फिर इंक्लूड सिस्टम में और ये हो सकता है किया गया है पहले पायलट प्रोजेक्ट में भी। तो ये सारी चीजें बहरहाल पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट में everybody come here and they should sit together then come up with some good idea। चलो यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो इमरान खान साहब का ये बयान कि जिसमें उन्होंने खवातीन के नाजेबा लिबास को या खवातीन के लिबास को एक वजह करार दिया रेप की, और जो वजह तनाज़ा है अपोजिशन कहती है कि उसके ऊपर इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। आखिर इमरान खान साहब ने ऐसी क्या बात कही है कि उसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ है, और इमरान खान साहब की बात को खुद तहरीक इंसाफ किस तरह से जस्टिफाई करेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और रियाज फतियाना साहब मेरे मेहमान हैं। रियाज फतियाना साहब, ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया ख़वातीन के लिबास के हवाले से, और वो कहते हैं कि जी ये इसकी वजह से जो है रेप होते हैं और उसके ऊपर शदीद एतराज़ है। आज अपोजिशन कह रही है कि जी वो रिज़ाइन करें, और किस तरीके से पीटीआई इसको जस्टिफाई करेगी। गो के आपकी ख़वातीन अरकान असम्बली ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो बात की वो दुरुस्त बात है, लेकिन जितना प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और अपोजिशन की जानिब से, जस्टिफाई कैसे करते हैं आप इमरान खान साहब की इस लॉजिक को? इमरान खान जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, रोशन ख्याल हैं, मॉडरेट ज़हन रखते हैं। उनका मकसद मेरे ख्याल समझ नहीं सकी जो उन्होंने कहा है ना, तो अपोजिशन ने ऐसे शोर मचाना शुरू कर दिया। उनका मकसद ये नहीं था कि औरतों को घरों में बिठा दिया जाए। उनका बुनियादी मकसद ये था कि फाशी और यानी तो हमारे मज़हब में भी इसकी इजाज़त नहीं है, हमारा कल्चर उसकी इजाज़त नहीं देता, तो इसके हमें पाकीज़गी और जो है चादर और चार दीवारी उसके पेश नज़र अपने मज़हब और ईस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न कल्चर में नहीं। आपको याद होगा, पता होना चाहिए कि बैरून मुल्क यूरोप, अमेरिका और बरतानिया से जो अंग्रेज़ ख़वातीन पाकिस्तान आती हैं वो स्कर्ट नहीं पहनती, वो बग़ैर किसी हुक्म के, बग़ैर कानून के खुद ही शलवार कमीज़ पहन के फेरी होती हैं। तो मेरा ख्याल जब गैर मुल्की हमारे कल्चर का एहतराम करते हैं तो हमें भी अपनी सकाफत का एहतराम करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं कही और इसको बिला वजह एक स्कैंडल और एक इशू खड़ा किया जा रहा है। और ख़वातीन के लिबास जो हैं वो रेप का एक सबब हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी अपीयरेंस जो है वो रेप का एक सबब है। नहीं, मेरा ख्याल वो ये समझ नहीं सके। उनका मकसद यही था कि कोई ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए जिससे उरियानी या इसमें चीज़ें, उनका एक मकसद यही था कि हमें अपना मशरक़ी कल्चर और इस्लामी कल्चर के मुताबिक अपना लिबास रखना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने। मैं कहा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और ख़ुद ज़ाती तौर पर इत्तेदाल पसंद और मज़हब सोच रखते हैं। उनका मकसद को तंग नज़री को प्रमोट करना नहीं, वो यही चाहते थे कि ऐसा लिबास ना हो जिससे कि अपना बिला वजह जो हमारी इखलाकी कदरों के खिलाफ हो। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने। शशि साहब, ये वो कहते हैं आप लोग ऐसी इशू बना रहे हैं, फतियाना साहब कह रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं थी, गलत समझा आप लोगों ने। तो साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा जरूर, ये बड़ा सेंसिटिव एक इशू है। मुझे एक वज़ीर-ए-आज़म, ठीक है हमने वोट न भी किया हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर की तरह एक दूसरे के साथ पार्टीज की तरह डिफरेंसेस भी है, बहस पाकिस्तानी के मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है। मैं अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती हूँ उस मुल्क में जहाँ बहुत सारी चीजें अभी इंशाल्लाह दुरुस्त होगी। पॉलिटिकल विल हो तो ठीक हो सकती है, यहाँ बड़ा पोटेंशियल, लेकिन जब रोज आपके रजिस्टर रिकॉर्ड से तो ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन 11 आपके केसेस रोज यहाँ रेप के होते हैं। आपकी सिर्फ 3% में जो है वो जाति के केस के हुए कुछ न कुछ जो है वो सब मिल पाती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितने लूप होल है, आपको हमें सबको बताने से आपको सब पता है। अब यहाँ बच्चियों बड़ा ज़ैनब और उनका क्या कसूर था, क्या वो ऐसा लिबास पहनकर फिर रही थी जो रेप हो गई? देखें ये चीजें और इस किस्म का नैरेटिव या इस किस्म का इवन स्टेटमेंट, वन लाइनर स्टेटमेंट भी ये पाकिस्तान को और पीछे धकेलेगा। इंटरनेशनल फोरम की सिर्फ बात नहीं है, वहाँ भी तो जाहिर बात है हम जो बार बार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पे जो ठप्पे और ये जो लगे हुए इंडिया की तरफ से भी हाथ ठोके जो दाग उनको हम ठीक करें। जहाँ जब ठीक करके हम आके पहुँचते हैं वहाँ एक हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव में पाकिस्तान वो आकर ये आधी आबादी से ज्यादा खवातीन, यानी उन सबके लिए क्या आपने कह दिया कि यानी अगर यानी जस्टिफाई कर दिया ना, आपने जस्टिफाई कर दिया, एक खुली छुट्टी एक दे दी। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है। मैं भी एक लॉ की शागिर्द हूँ, लॉ पढ़ी हुई हूँ मैं, लेकिन मैंने इस किस्म की जो कभी भी ऐसा यानी स्टेटमेंट नहीं देखा कि फतियाना साहब कह रहे हैं कि समझने में गलती हुई है, उन्होंने तो बड़ी ह्यूज डिफरेंस, यू नो, एक आपका परसेप्शन समझना, I can't even comprehend it, you know, that's something beyond my imagination. I could never, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऑक्सफोर्ड के भले पड़े हुए हो, लेकिन अगर वो आकर दुनिया के सामने यानी अपना जो इंटेंट है, अपनी बात क्या बताना चाह रहे थे कि हम अपनी उस छोटी छोटी बच्चों की अभी तक वो उनके इंसाफ से बड़े वो बैठे हैं हम कि उनके जो तकाजे कब पूरे होंगे। यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ह्यूमन राइट्स का, खवातीन के राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उस हवाले से देखें ये मैं आपके साथ बात करते हुए भी मैं इतना मुझे खराब लग रहा है। तो आप समझे कि जो आपके इतने करोड़ों लोग हैं
उन पर आज, और जिनके घरों में, जिनके ऑफिस में, जिनके रस्तों में, जिनकी बच्चियों बेटों के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, उन पर क्या गुजरी और होगी? जो लोग बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने के लिए, पढ़ने के लिए, दूसरे क्योंकि वक्त में जो बच्चियां जिनकी मजबूरी होती है रोज अकेला स्कूल जाना या आना, या उनकी पत्नी सिक्योरिटी तो सब आला खानदानों की तो नहीं होती, कोई अमीर खानदानों की जो 10 गार्ड रखते फिरेंगी। कैन यू इमेजिन कि आपने ये क्या आपने देखी, यानी उन सारे क्रिमिनल्स को जो जेलों में है, जो ट्रायल चल रहे हैं, वैसे भी एविडेंस की कमी होने या न होने से यहाँ हमारे मुल्क में कितने चीजें जो है वो सजा गुनाहगार को छोड़ देती है और सूली पर टंगा देती है। ठीक, मैंने प्रोग्राम कंक्लूड करना है। कामरान साहब, अगर आप इसके ऊपर कमेंट कर दे तो फिर लास्ट बात रियाज फतियाना साहब से करके प्रोग्राम वाइंड अप करूंगा। जो फतियाना साहब ने कहा कि मतलब नहीं समझ सके। हाँ, इस एक बयान से नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब नहीं समझ सकी, इतनी थोड़ी बहुत समझ में आती है। इस एक बयान से आप ये अंदाजा कर लीजिए कि मुल्क कैसे चल रहा है या मुल्क कैसे लोगों के हाथ में। ये एक बयान जो है ना, ये आपको सारा वो बता देगा, मतलब वो देखने का कितना उसका विजन क्या है। तो जब मुल्क ऐसे लोगों के हाथ, तो यकीनन जो है ना वो आगे की तरफ नहीं जा रहा होता, वो उसकी तरक्की जो है वो उल्टी होती है, तरक्की माकूस कहते हैं। ये फतियाना साहब भी फरमा रहे थे कि हम इतने जो ना हमने जो ना हमारे इंडिकेटर इतने पॉजिटिव जा रहे हैं कि उसके बाद जो है ना ये ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतेंगे बल्कि उससे अगला इलेक्शन जीतेंगे। ये इंडिकेटर्स जो ना वो आपको ज़िमनी इलेक्शनों में पता चल गए होंगे कि कितने पॉजिटिव जा रहे हैं या लोग आपसे कितने खुश हैं। इतने खुश जो है ना वो कभी भी जो है ना वो किसी और जो है ना वो इतने नाखुश किसी भी और गवर्नमेंट से नहीं हुए थे। किसी भी गवर्नमेंट का ग्राफ उसके होते हुए कभी ऐसा नहीं गिरा था पाकिस्तान में, ये पहली दफा है। ठीक, और ये इमरान खान इसके जिम्मेदार। फतियाना साहब, शशि साहब कहती है मुल्क का परसेप्शन इंटरनेशनली खराब किया है, ऐसी बात की जो नहीं करनी चाहिए थी, लोगों की दिल आजारी हुई है, सपोर्ट हुई है उन लोगों को जो जेलों में बंद हैं इसी हीनियस क्राइम के अंदर। देखिए, इमरान खान साहब अच्छी बात करें तब भी अपोजिशन को पसंद नहीं आएगी, तो इतराज़ बरा एतराज़ की तो इनकी महफिल। पहली बात मेरे इनकी सारी बातों का एक ही जवाब है कि हमारी ममलिकत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैंने तो क्या किस्म का जो रेप हो गई, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? खान साहब के बेड़ा गर्क कर दिया, खान साहब ने पूरे बेड़ा गर्क कर दिया खान साहब ने, उनकी नियत जाहिर हो गई। नाम मदीने का भी शामिल किया उसको भी, तो जी कामरान साहब, मैंने कहा इसमें एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं जी, इसमें नाम मदीने का भी इस्तेमाल कर रहा है। मदीने वाली कौन सी चीज जो है ना की अल्लाह के बच्चों, कौन सी चीज जो है ना अभी तक 3 सालों में आपने देखी है? तो 3 सालों में जो है ना हमने या तो मदीने की रियासत 1 इंच भी कर लिया होता मदीने की तरफ, हमने अगर उस खुलफाए राशिदीन की उनके नक्शे कदम पे 1 कदम भी चल पड़े होते तो हम कहते हैं कि ये सारा आंखों पे हम इमरान खान खुद उनके कदम भी चूमते हैं। ने कभी नाम किया। ठीक, मदीने के नाम चाहिए। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, शशि पलीजो साहिबा और रियाज फतियाना साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।